नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिन पर दुष्कर्म के मामले पर एफआईआर के सख्त आदेश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। बताएंगे आपको पूरा मामला, आरोप कहां से शुरू हुआ, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और शंकराचार्य की क्या प्रतिक्रिया आई। अब बात उस चौंकाने वाली घटना की जो ज्ञान की नगरी काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के बिरला हॉस्टल के बाहर हुई, जहां 3rd ईयर के बीए छात्र रोशन मिश्रा पर बाइक सवार 3 युवकों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद से बीएचयू का माहौल गर्म है। बताएंगे आपको पूरा मामला। अब बात उस दिल दहला देने वाली घटना की जो कानपुर से सामने आई, जहां ग्राम प्रधान निधि यादव के बेटे अभय यादव ने 15 से 20 साथियों के साथ 4 कारों में सवार होकर दलित बस्ती पर हमला बोल दिया, जिससे कानपुर का माहौल गरमाया हुआ है। बताएंगे आपको पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ विवाद, कैसे भड़की जातीय हिंसा की आग और पुलिस ने क्या एक्शन लिया। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कासगंज जिले की, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य ने एक साथ फांसी लगाकर मौत के घाट उतर गए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। बताएंगे आपको कहां से शुरू हुआ ये विवाद, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल प्रयागराज की विशेष अदालत जो पॉक्सो एक्ट के मामले को देखती है, उसने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की बेंच से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का सख्त आदेश दिया है। यह आदेश 21 जनवरी को जारी हुआ और अब झूसी थाने में मुकदमा दर्ज होने वाला है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी है, जिन्होंने दावा किया है कि आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और उन्होंने अदालत में सबूत के तौर पर एक सीडी भी पेश की है। अदालत ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 2 नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को वीडियोग्राफी के साथ दर्ज कराए थे और पुलिस की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा। ये पूरा मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 खंड 4 के तहत दाखिल किया गया है और अब पुलिस को विधिवत जांच करने के निर्देश मिले हैं, जिससे बवाल मचा हुआ है। और जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस आदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी मामला है और वो मुकदमे का सामना करने को भी तैयार है। उन्होंने वाराणसी से बयान जारी करते हुए कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे, सच्चाई सबके सामने आएगी। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया, दावा किया कि जांच के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। शंकराचार्य ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया और कहा कि ये सब उनकी गौमाता के संरक्षण के लिए उठाई जा रही आवाज को दबाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जब मुकदमा दर्ज होगा तब जांच की प्रक्रिया चलेगी, गवाहियां दर्ज होगी और फर्जी मुकदमे की सच्चाई सबके सामने आएगी। उन्होंने अदालत से अपील की कि इस मामले में देरी ना की जाए और शीघ्र सुनवाई हो, क्योंकि समाज की नजर इस पर टिकी है। उन्होंने आगे कहा, फर्जी केस को फर्जी ही साबित होना है और आरोप लगाने वाले के शपथ पत्र में 2 अलग अलग कहानियां होने का जिक्र किया, जो उनके अनुसार असंगत है। यानी अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहा, बल्कि पूरे आश्रम और पूरे संत समाज और आस्था के केंद्रों पर सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में संत की गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये अभी देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जहां एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे कैंपस को हिला कर रख दिया। 21 जनवरी की रात को बिरला हॉस्टल के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें बीए के 3रे साल के छात्र ने रोशन मिश्रा ने आरोप लगाया
कि बाइक सवार 3 युवकों ने उन पर जानलेवा हमला किया। घटना रात करीब 9:30 बजे की है, जब रोशन हॉस्टल के बाहर खड़े थे, तभी अचानक बाइक पर आए युवकों ने गोलियां चला दी। मौके से गोली के खोखे मिले, जिन्हें छात्रों ने पुलिस को सौंप दिया। इस घटना से कैंपस में अफरा तफरी मच गई और छात्रों में गुस्सा भड़क उठा। पुलिस को सूचना मिलते ही एसीपी बेलीपुर समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और छात्रों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया। रोशन मिश्रा ने बताया कि यह मामला जानबूझकर किया गया है और उन्होंने पहले ही चीफ प्रॉक्टर को लिखित शिकायत दी थी कि कुछ छात्रों से उन्हें खतरा है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ 12 छात्र अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहे थे, जो जांच का विषय है। घटना के बाद छात्रों ने हॉस्टल परिसर में धरना शुरू कर दिया और चीफ प्रॉक्टर संदीप पोखरिया के इस्तीफे की मांग उठी। नारेबाजी होने लगी, रिजाइन के नारे लगने लगे और छात्रों का कहना है कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कहते कि सुरक्षा कर्मी घटना के समय भाग गए और ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब इस मामले में क्या कुछ होता है, यह भी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो कानपुर से जुड़ी है, जहां माधव गांव में 21 फरवरी की रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां ग्राम प्रधान निधि यादव के बेटे अभय यादव ने 15 से 20 साथियों के साथ 4 कारों में सवार होकर दलित बस्ती पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पहले फायरिंग की, 3-4 राउंड गोलियां चलाई, फिर लाठियां, डंडे और गड़ासे से दलित परिवारों को पीट दिया, महिलाओं के बाल खींचे और एक घर में आग लगा दी। पीड़ित परिवार महेश संखवार की पत्नी भाग्यवती और उनके बेटे कुलदीप, शिवम, संदीप शाम का खाना खा रहे थे जब हमलावर घर में घुसे और उन्हें घसीटकर बाहर ले आए। पड़ोसी फूल सिंह और उनके बेटे गोलू ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी बुरी तरह पीट दिया। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यह हमला दोपहर की एक छोटी घटना से जुड़ा हुआ था। अभय ट्रैक्टर ट्रॉली से घास ला रहा था। रास्ता ब्लॉक होने पर भाग्यवती से बहस हुई और उसके बेटे ने अभय को पीट दिया। रात में बदला लेने के लिए यह बड़ा हमला हुआ। विधायक सरोज कुरील ने घायलों से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि दबंगों ने गड़ासे से मार दिया, डंडों से पीटा, हाथ काटा और महिलाओं के बाल पकड़कर नोचना शुरू कर दिया। पुलिस की शुरुआती प्रक्रिया धीमी रही। उन्होंने इसे साधारण मारपीट बताया, लेकिन घर जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ और उसके बाद जब डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी तक पहुंचा, तब मामला बढ़ गया। अब पीड़ितों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कासगंज जिले की, जहां 21 फरवरी की सुबह एक ऐसी त्रासदी सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के 5 सदस्य एक साथ फांसी लगाकर मौत के घाट उतर गए। घटना का पता तब चला जब पड़ोसियों को शक हुआ कि सत्यवीर की खराद और वेल्डिंग की दुकान पिछले 4 दिनों से बंद पड़ी है। जब उन्होंने दुकान के पीछे किराए के मकान का शटर तोड़ा तो सबसे पहले सत्यवीर का शव छत से लटका दिखाई दिया। पर्दा हटाने पर अंदरूनी कमरे में एक चारपाई पर 4 अन्य शव भी मिले। रामश्री और तीनों बच्चे फंदे में लटके हुए थे। कमरा अंदर से पूरी तरह बंद था। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की। शुरुआती जांच में यह संदेह जताया गया कि सत्यवीर ने पहले तीनों बच्चों को जहर दिया होगा, फिर पत्नी रामश्री की हत्या की होगी और अंत में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की। बच्चों के शरीर पर कोई बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि घटना सुनियोजित और एक के बाद एक हुई होगी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। सत्यवीर एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन कारोबार लगातार डूब रहा था। सबसे बड़ी वजह बेटे गिरीश की गंभीर बीमारी बताई जा रही है। गिरीश को पिछले कई महीनों से किडनी की गंभीर समस्या थी, जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। सत्यवीर ने गांव भर में रिश्तेदारों से, यहां तक कि पड़ोस के कई लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन कहीं से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिली। परिवार पहले ही कर्ज में डूब चुका था। दुकान का सामान गिरवी रखा गया था।
और घर का किराया भी बकाया था। रोज का खाना भी मुश्किल से चल रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार सत्यवीर पिछले कुछ हफ्तों से बहुत उदास और चुप रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि वो अक्सर बच्चों को लेकर चिंतित रहते थे और कहते थे कि इनके भविष्य का क्या होगा। रामश्री भी बीमारी और तंगी से परेशान थी। परिवार में कोई बड़ा घरेलू विवाद नहीं था, लेकिन निराशा और असहायता इतनी गहरी थी कि जान लेना ही एकमात्र रास्ता दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन जांच अभी भी जारी है। अब जांच में आगे क्या कुछ मिलता है, यह अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक रिव्यू में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।